हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमने पार्ट 1 में हमने सरकारी बचत, सरकार की क्या क्या भूमिका है, ये हमने पढ़ा था। आज हम जनता की भागीदारी और बजट के बारे में और अप्रत्यक्ष कर क्या है, ये सब चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आज बचत सरकार ने कार्यक्रम और नीतियों को अमल में लाने के लिए एक माध्यम बना दिया गया है। जैसे कि संसाधन और पैसे में समुचित प्रबंधन नहीं होने पर सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम केवल वादे ही बन के रह जाते हैं। वादे ही बन के रह जाते हैं मतलब जैसे कि नेता, राजनेता ये जो कुछ भी वादा करते हैं वो वादा ही बन के रह जाते, क्योंकि उसकी जो वादा है मंजूरी नहीं मिल पाती, इसलिए वो वादा ही बन के रह जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोजी रोटी अधिकार अभियान मतलब एनजीओ एक कार्यकर्ताओं में दिल्ली सरकार से मुलाकात की एक का उदाहरण के रूप में बताया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने सार्वजनिक वितरण पीडीएस के तहत दाल तेल शामिल नहीं किया है, जबकि ये उसका चुनावी वादा था। किसका? दिल्ली सरकार का। कई राज्यों में सार्वजनिक पीडीएस के तहत दाल एवं तेल को उपलब्ध कराया जाता है। इतना ही नहीं, शनिवार को उन्होंने वादा किया था कि पब्लिक ऑडिट को भी बंद करवा दिया गया है। उचित मूल्य में दुकानों का राशन कब तक पहुंच जाएगा, उसकी सूचना देने के लिए एमएस अलर्ट भी बंद कर दिए गए हैं और दिल्ली सरकार के सौंपे गए चार्टर में भी ये मांग की गई है कि बच्चों को रोजाना मध्याह्न भोजन, अंडे, दूध, फल दिए जाए। चार्टर में ये उल्लेख किया गया है। चार्टर मतलब एक अकाउंट बनाया जाता है जिसमें क्या दिया जाना है, क्या नहीं दिया जाना है, ये सब का उल्लेख लिखा रहता है। सभी अधिकारों को इसमें कहा गया है कि एनएफएसए के अनुच्छेद 4 के तहत गर्भवती और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को अधिकार के तहत 6,000 रुपये मिलने चाहिए। ये सभी एनजीओ के कार्यकर्ताओं के दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। अगला टॉपिक है कर सरकार के राजस्व सबसे बड़ा स्रोत कर होता है। कर मतलब टैक्स। सरकार कई तरह के कर को आय संग्रहित करती है अपनी, इसमें से कई चीज़ों को प्रस्तुत एवं सेवा करके जीएसटी, आयकर, सीमा शुल्क आदि के बारे में सुना ही होगा आपने, है ना। इसमें मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक प्रत्यक्ष कर पहला और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वस्तु एवं सेवाओं पर जो अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं, जैसे बिक्री कर में एमआरपी के साथ साथ सभी करों के सहित लिखा जाता है। मतलब जो एमआरपी लिखा रहता है उसमें कर भी शामिल होता है। इसका मतलब यह है कि मूल्य भी शामिल, कर भी शामिल होता है। इसी तरह टेलीफोन मतलब मोबाइल फ़ोन जैसी अधिकांश सेवाएं जो भुगतान में भी कर शामिल होता है। हम एक टीवी, उदाहरण के लिए हम एक टीवी खरीद रहे हैं, है ना। गौर कीजिएगा, जैसे कि मूल्य उसमें जोड़ा जाता है, टैक्स का मूल्य जोड़ा जाता है। मान लीजिए टेलीविज़न मतलब टीवी का सेट का निर्माण की लागत कितना है? 10,000 रुपये। मतलब अभी उसमें जीएसटी नहीं लगा है, टैक्स नहीं लगा है। तो बिक्री के समय कंपनी ने उन्हें 1,800 रुपये कंपनी का कर चुकाती है, जो टीवी का सेट कीमत में जोड़ा जाता है। मतलब टीवी सेट में उसको प्लस किया जाता है और उपभोक्ता द्वारा दिए गए मूल्य की लागत लाभ एवं करों के भुगतान शामिल होता है। जैसे कि इस तालिका में दिया गया है, निर्माता लाभ सहित विनिर्माण लागत 10,000 रुपये, उसमें कर जोड़ दिया 1,800 रुपये, तो उपभोक्ता का मूल्य कितना मिला उसको? टीवी कितना मूल्य? 11,800 रुपये उसका जीएसटी के साथ। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जैसे वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य कर का हिस्सा भी शामिल रहता है। जब सामग्री और सेवाओं का कर का मूल्य जोड़ दिया जाता है तब करों का कारण कुल मूल्य बढ़ जाता है, मतलब कुल लागत बढ़ जाती है। जैसे टैक्स बढ़ेगा तो लागत तो बढ़ेगा ही। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे साइकिल बनाने के लिए स्टील पाइप की ज़रूरत है, मगर स्टील पाइप बनाने के लिए इस्पात कारखाने में लोहे के और कोयले की ज़रूरत होती है, और अगर लोहे पर टैक्स बढ़ता है तो
साइकिल पर भी असर होगा। लोहे के बने सभी सामानों को भी कीमत बढ़ेगी। लोहे का इस्तेमाल करने वाले औद्योगिक कारखाने में भी बनाने के लिए भी किया गया जो भी स्टील का सभी चीज़ की कीमतें भी बढ़ेगी। इस प्रकार लोहे का टैक्स में भी वृद्धि हो जाएगा। कारखानों का उपयोग के लिए किए गए बुनियादी कच्चे माल को भी में भी टैक्स लगेगा। एक के बाद एक ऐसी सभी चीज़ों में उत्पादकों से जुड़ी हुई सभी चीज़ प्रभावित होंगे और उसमें मूल्यों में वृद्धि होगी। अब क्या बोलते हैं, गुड्स एवं अगला टॉपिक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब जीएसटी कर के रूप में। मतलब जीएसटी कर के रूप में जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। हालांकि इसकी तैयारी में कई वर्ष लग गए। हाँ, तो सही बात है। कोई भी चीज़ को जैसे चालू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इसको सोच विचार करके वर्ष लग जाते हैं। इसके पूर्व हमारे देश में कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे, जैसे वस्तुओं के उत्पादन में उत्पाद शुल्क लगाया जाता था, सामान की बिक्री में बिक्री कर लगाया जाता था, सेवा कर में मोबाइल सेवा जैसे जो भी हमको सेवाएं प्रदान करती है उसमें सेवा शुल्क लगाया जाता था। जीएसटी में लागू होने के कारण अप्रत्यक्ष करों को गुड्स एवं सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी का एक प्रणाली में बदल दिया गया है। मतलब जो टैक्स अलग अलग लगाया जाता था अब उसको जीएसटी के रूप में बदल दिया गया और इसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और बिक्री दोनों कर शामिल कर दिया गया। आधुनिक उत्पादन में बिक्री प्रक्रिया जटिल है क्योंकि ये कई चरणों में गुजरते हैं। यहाँ तक कि सबसे सरल प्रक्रिया कुछ चरण शामिल किया गया है। प्रत्येक चरण में वस्तु के मूल्य के अनुसार जीएसटी लगाया गया है। उदाहरण के लिए एक बिस्किट निर्माता अपने कच्चे माल को खुले में बिना किसी ब्रांड खरीदता है। बिस्किट बनाने के लिए गेहूं का आटा, चीनी जैसी सामग्री खरीद कर उसे बनाता है जिस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। मान लीजिए कि 450 रुपये की बिस्किट तैयार किया गया है ना, कितना का 450 रुपये का बिस्किट तैयार किया गया, जिससे उसकी सारी लागत इस आंकड़े में शामिल की गई, जैसे कि कच्चा माल, श्रमिकों की मजदूरी, कार्यालय कारखाने किराया, ये सारी चीज़ शामिल किया गया। और अगर वह 50 रुपये अपने लाभ को अंश जोड़ता है, मतलब अपना भी इनकम जोड़ रहा है, तो बिस्किट की बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा? 450 से 500 रुपये हो जाएगा। अब 500 रुपये हो जाएगा तो यह बिस्किट वह एक व्यापारी को बेचता है और बिक्री का समय बिस्किट निर्माता को निर्धारित कर जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। यदि जीएसटी में 18% बिस्किट को बेच दिया जाता है तो 90 रुपये 500 का 18% 90 रुपया उसका जीएसटी लग जाएगा, तो टोटल प्राइस उसको कितना हो जाएगा? कुल 500 रुपये। तो ये चीज़ निर्माता द्वारा एकत्र करने के बाद सरकार को जमा किया जाता है तथा यह व्यापारी सामान का भंडारण करता है, एक दुकान का रखरखाव करता है, काम करने के लिए कर्मचारी भी रखता है और बिस्किट को एक खुदरा दुकानदार को 700 रुपये में बेचता है। इस रकम को उसकी सभी लागत पर सभी को शामिल किया जाता है। 700 रुपये में उसका अंतिम मूल्य माना जा सकता है। 18% जीएसटी दर पर उसे 126 रुपये जीएसटी में 700 का 18% के रूप में भुगतान करना चाहता है मतलब चाहिए। याद कीजिए, व्यापारी को बिस्किट निर्माता बिस्किट खरीदते समय पहले ही 90 रुपये जीएसटी के रूप में चुका चुका है, इसलिए कर के रूप में पहले से भुगतान किए 90 रुपये को 126 रुपये में से कम कर दिया जाता है। जैसे कि बाकी भुगतान 126 में 90 को माइनस करके कितना मिलता है? 36 रुपये व्यापारी को करना होता है। मतलब 36 रुपये व्यापारी को और देना पड़ता है और
उसको भुगतान में से 90 रुपये का श्रेय मिलेगा और इसे खरीदते समय निर्माता को भुगतान किया जाता है। उसे व्यापारी को बिल के रूप में बिस्किट का मूल्य 700 और जीएसटी कितना लगेगा 36 रुपये। मतलब पहले 90 रुपये लग गया है तो 126 रुपये में 90 को माइनस करके कितना व्यापारी को जीएसटी कितना लग रहा है 36 रुपये। तो टोटल इसको खुरदरा मतलब चिल्हर विक्रेता को क्या मिल रहा है, दुकानदार को 736 रुपये में बिस्किट प्राप्त हो रहा है। इस पर विचार करने में एक तरीका यह भी है कि व्यापारी के लिए बिक्री मूल्य 700 रुपये है और खरीदे गए इनपुट का कुल मूल्य 500 रुपये है, तो कितना हुआ 200 रुपये क्या हो जाएगा, सर्वाधिक मूल्य हो जाएगा। सर्वाधिक मूल्य मतलब वस्तु और सेवाओं की बिक्री आउटपुट के मूल्य में खरीदे गए ठोस मतलब एक मूल्य में खरीदा गया, उसके मूल्य के बीच का अंतर 200 रुपये है, जिसको 18% के दर के हिसाब से 36 रुपये कर दिया जाता है, मतलब जीएसटी लग गया। वह राशि व्यापारी में बिल है और 200 रुपये व्यापारी द्वारा कर का भुगतान किया जाता है और कुल मूल्य 700 रुपये पर नहीं होता है। उत्पादन का उपयोग एक ठोस मतलब इनपुट जिन पर पहले से ही कर लगाया गया है, मतलब पहले से ही कर लगाया गया है, उसमें 90 रुपये को माइनस करके उसको विक्रेता के पास बेचता है और उसका ही व्यापारी को प्रमाण पत्र के रूप में बिस्किट निर्माता को बिल रखना होता है। जीएसटी में 3 टॉपिक दिया गया है, 3 चीज़ें यह उल्लेखनीय किया गया है, जैसे कि कोई भी सामान को खरीदने के समय दोबारा हम टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। और जीएसटी सेकंड है, जीएसटी के बिलों का चालान एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें खुदरा स्टोर मालिक पहले से ही भुगतान किए गए करों को दिखाने के लिए व्यापारी एक बिल मंगाना याद रखता है और लोग आवश्यक कर के भुगतान करते हैं और उसमें कोई चोरी करने का डर ही नहीं होता और चोरी कम होती है। तीसरा है, हालांकि व्यापारी द्वारा कर लगाया जाता है परंतु अंत में उपभोक्ता ही कर का भुगतान करता है। उपभोक्ता कीमत में छिपे कर के बारे में अक्सर अनजान होता है, क्योंकि यह उपभोक्ता से अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र किया जाता है। निर्माता व्यापारी टैक्स एकत्रित कर किसको देता है, केंद्र सरकार के पास जमा करता है। और जीएसटी की पारदर्शी प्रणाली के कुछ अन्य फायदे भी हैं। जब कई करों का यूज किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है तो उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग तक करों की एक लंबी श्रृंखला बनती थी। यह कर एक चरण से दूसरे चरण में स्थानांतरण होता है और यह मूल्य में ही छिपा रहता है। भुगतान किए गए सभी करों का खुलासा नहीं किया जाता था, इसका उल्लेख सभी करों सहित कीमत से कर दिया जाता है और लेकिन कितना कर है यह बताया नहीं जाता। जीएसटी के तहत एक उत्पाद पर टैक्स बिल में विशेष रूप से उल्लेखनीय किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि पूरे देश के लिए एकल कर है, मतलब जीएसटी एक ऐसा कर है जो सभी जगह लागू होता है। जीएसटी के तहत वस्तु एवं सेवाओं को देश भर में कर का दर समान होती है, चाहे वह फैक्ट्री के बगल में बेचा जाता हो या बाहर बेचा जाता हो या हज़ारों किलोमीटर दूर, या कर शुल्क एक ही लगाया जाएगा। इससे पहले राज्यों में टैक्स की दर भिन्न भिन्न होती थी। दवाइयों में मोटरसाइकिल एक राज्य दूसरे राज्य तुलना में सस्ते, नतीजेजन राज्यों के भीच अवांछित प्रतियोगिता, आज ही उद्योग व व्यापार के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, पलायन करना, ये आवश्यक टैक्स भुगतान किए बिना कई लोगों को एक राज्य दूसरे राज्य माल की तस्करी करते हैं। इसके अलावा राज्यों के सामानों को आवाजाही के लिए प्रवेश कर लिया जाता है जो प्रदेश सीमा पर एकत्र किया जाता है। आपने राज्यों के सीमाओं पर भी या शहरों के प्रवेश बिंदु पर भी लंबी लाइन का देखा ही होगा। जीएसटी के तहत इन समस्याओं को बचा जा सकता है, क्योंकि अब हर मूल्य का माल जीएसटी एक ही समान जीएसटी लगता है। कोई भी वस्तु हो या माल हो,
जीएसटी में अभी भी कुछ रास्ता तय करना होगा। उदाहरण के लिए जब कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल जीएसटी में शामिल नहीं किए गए हैं और इन उत्पादों में पहले के रूप में अलग जानना जारी है, मतलब ज़रूरी है। मतलब 1 नवंबर 2017 में पेट्रोल और डीजल की बिक्री कर की दर परसेंट में देखो, आंध्र प्रदेश में पेट्रोल 39 था तो डीजल 31, तेलंगाना में 35, 27, छत्तीसगढ़ में 29, 27 और उड़ीसा में 26 और 26, महाराष्ट्र में 43, 23। इस प्रकार ये डिटेल दिया गया है। आगे पार्ट 3 में अगला टॉपिक पढ़ेंगे।